हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में राज्य किसे कहा गया है? स्टेट। पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ते होंगे तो राज्य की एक विशिष्ट परिभाषा होती है। बहुत लोग समझते हैं शुरुआत में। हम लोग जब 9वीं 10वीं में पढ़ते थे तो बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते थे, लेकिन खैर बाद में समझ में आई। ठीक उसी प्रकार से हमारे संविधान में राज्य की परिभाषा दी हुई है और यह दी हुई है अनुच्छेद 12। कहीं के श्रीमान पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ते हैं राज्य की परिभाषा वो अलग है, ये अलग है, बिल्कुल अलग है। हमारे देश में जो संविधान, देश की जो संविधान है उसमें राज्य की परिभाषा इसलिए दी गई है कि आप किनके विरुद्ध मूल अधिकारों के हनन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। और यहीं से परीक्षाओं में सवाल बनते हैं और यहीं आपको समझदारी भी होनी चाहिए कि जो हमारे आसपास, जो आपके आसपास सिस्टम काम कर रहा है वो किस प्रकार का सिस्टम। तो आइए आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए सीधे आते हैं मुद्दे पर। देखिए, हमने हेडिंग दिया है टू द पॉइंट जीके। 9 मेगा क्लासेस में है आपका सेगमेंट है टू द पॉइंट जीके, वहीं पे मिलेगा। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 का हेडिंग जो है सीधा राज्य। हमने किया है कि राज्य में क्या क्या शामिल है। परीक्षाओं में जब हम बैठते हैं तो उसमें पूछ देता है बीसीसीआई क्या है, राज्य की परिभाषा में आता है या नहीं आता है, या पूछ देगा कि क्या बीसीसीआई के विरुद्ध कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का हनन के लिए रिट ला सकता है। अब गड़बड़ा देगा, है ना, कहेगा कि सिग्मान आएगा कि नहीं आएगा, बीसीसीआई में तो बड़का बड़का खिलाड़ी खेलता है। नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, इसी चीज को आज हम यहां से पूरे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 12 राज्य में क्या क्या शामिल है। हमने इसको रखा है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर आप किनके विरुद्ध कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 12 उसकी सूची देता है, एकदम सिंपल सा, कोई इधर उधर नहीं करना। अनुच्छेद 12 वह सूची देता है कि आप किनके विरुद्ध मौलिक अधिकारों के हनन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। अनुच्छेद 12 उसी राज्य की सूची देता है। अनुच्छेद 12 कोई राज्य की परिभाषा नहीं करता, उन संस्थाओं की सूची देता है जिनके विरुद्ध आप कोर्ट में जा सकते हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल है। पहला है भारत सरकार एवं संसद। भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार, उसका पूरा सिस्टम जो है मशीनरी है सो, और राष्ट्रपति, संसद, और हमने डॉट डॉट दे दिया है। डॉट डॉट दे दिया है कि मतलब क्योंकि उसका जो क्रम है ना, आप सबको बोर्ड पर थोड़ी लिखेंगे, इतना मान के चलिए सरकार, जहां पर भी आपको भारत सरकार दिखा वो राज्य की परिभाषा में आता है। राज्य सरकारें एवं विधानमंडल। राज्य सरकारों में क्या क्या है, राज्य सरकार, राज्यपाल, विधानमंडल, पूरा सिस्टम, पूरा मशीनरी जो है राज्य सरकार की, वो सब उसी में चले आएंगे। अब आपसे पूछ दे कोई कि डीएम ऑफिस आएगा, तो अब इतना भी दिमाग नहीं है तो क्या कहा जा सकता है, सब सरकारी है, सब राज्य की परिभाषा में आता है। स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी मतलब पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, ये सब जो होते हैं वो सरकार की, सॉरी, राज्य की ही परिभाषा में आते हैं। सबसे ज्यादा झमेला आपको अन्य प्राधिकारी में करेगा। अन्य प्राधिकारी यानी कि अन्य में कौन कौन। तो देखिए, ओएनजीसी, एलआईसी, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय भी जो सरकारी है, सब नहीं, जो सरकारी विश्वविद्यालय है वो राज्य की परिभाषा में आते हैं। अब कहीं कहीं श्रीमान राज्य की परिभाषा में आने से हम पर क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है। राज्य की परिभाषा में आने वाली जो सरकारी सिस्टम है, तंत्र है, वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगी जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और आपको यदि कहीं लगता है कि इस तंत्र से, इस सिस्टम से या इस संस्था से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप उस तंत्र या सिस्टम के विरुद्ध सीधे सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि इनसे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये तो था सरकारी, लेकिन सरकार यदि चाहे कि सबको प्राइवेट करके अब आपके मौलिक अधिकारों का हनन करते, तब क्या होगा। ऐसा किया जा सकता है, बहुत आसान बात है। मान के चलिए कि हम सरकार में है और हमको एक कंपनी बैठाना है और हमको लगा कि अरे कंपनी हम बैठाने जाएंगे तो हम बहुत सारा सिस्टम दिक्कत होगा, एकदम तो प्राइवेट आदमी को लगाओ किसी एक व्यक्ति को, सारा नदी का पानी सोख लेंगे, सब चीज खींच खाच लेंगे, सब जंगल पहाड़ कबाड़ लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। नहीं कर सकते। आप देखिएगा, एक तो ऐसे हमारे देश में सारे अथॉरिटी हैं जो सब चीज को नियंत्रित करते हैं, लेकिन जा करके भी ऐसी कोई सिस्टम विकसित नहीं किया जा सकता है जो आपके समस्त मौलिक अधिकारों को हनन कर सके। और बहुत सारे मौलिक अधिकारों में लोग क्या समझते हैं ना, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, नहीं, अनुच्छेद 21 भी आता है जो व्यक्ति के गरिमा में जीवन की गारंटी देता है। याद रखिए, वो कोई छुआछूत वाला नहीं है, वो कोई उपाधि वाला नहीं है, वो कोई पढ़ाई लिखाई वाला नहीं है,
गरिमापूर्ण जीवन का भी, मान के चलिए कि मैं एक कंपनी बैठाता हूँ लेदर फैक्ट्री का, और पता लगा कि हम समूचा नदी को गंदा कर दिए, समूचा पता लगा कि आसपास के जितनी भूमि थी हम सबको गंदा कर दिए। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो जाएगा। तो क्या कोई प्राइवेट कंपनी कर सकती है? नहीं कर सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाया है। लेकिन ये तो जानकारी की बात है, परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछेगा? परीक्षाओं में तरह तरह से प्रश्न पूछते हैं, खास करके आजकल तो बहुआयामी प्रश्न आते हैं, उस पर भी आप देख लेते हैं। एक चीज आपसे पूछेगा कि न्यायालय सरकारी में आता है कि नहीं, राज्य में आता है कि नहीं, तो उसका भी हमने शॉर्ट नोट में लिख रखा है। न्यायालय जब न्याय का काम करे, जब जजमेंट करे, तब वो राज्य नहीं है। यानी कि आप किसी जज के विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि इनसे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, नहीं। लेकिन जब समान प्रशासनिक कार्य करे, यानी कि कोई नियम बनाए या कोई नियुक्ति करे, तब वहां पर वो राज्य की परिभाषा में आता है। ऐसा नहीं होगा कि हाई कोर्ट में बहाली निकला, लोअर कोर्ट में बहाली निकला, और जितना जिसको मन अपना उठा कर रख लिया, नहीं। वहां पर फिर राज्य की परिभाषा आएगी। जैसे जैसे आरक्षण दिया गया है, जैसे जैसे संविधान में बताया गया है, उन सारे सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। SC, ST, OBC जो भी आरक्षण है सब दिया जाएगा। जो भी मापदंड है सरकार के लिए रखे गए हैं वो भी कोर्ट भी करेगा। लेकिन जब न्याय कोर्ट करेगा तब वो राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। अब इसको संक्षेप में याद करें कि जब न्यायालय न्याय का काम करे, यानी कि अपने नैसर्गिक कार्य को करे, तो वो राज्य की परिभाषा में नहीं आता। लेकिन जब न्यायालय समान प्रशासन का कार्य करे, इसलिए हमने समान प्रशासन लिखा भी है, यानी कि न्याय के अलावा कोई काम करता है। ऐसे तो लिख देते हैं हम नियुक्ति वाला बात, लेकिन नहीं, यदि न्याय के अलावा कोई काम करता है तो वो राज्य की परिभाषा में आता है। ठीक है। लेकिन अब फिर से सवाल हो कि क्या कोई प्राइवेट संस्था आ सकती है? कोई प्राइवेट संस्था? तो समान रूप से प्राइवेट संस्था राज्य की परिभाषा में नहीं आती है। मान के चलिए विप्रो है, रिलायंस है, या इस तरह की जो भी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, मंझोली कंपनियां हैं, वो राज्य की परिभाषा में नहीं आती हैं। आप उनके विरुद्ध सीधे सीधे मौलिक अधिकारों के हनन के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। उनके लिए बहुत सारे अथॉरिटी हैं, आप उनके पास जाना पड़ेगा। मान के चलिए नदियां प्रदूषित हुई, ये हुई, वो हुई, तो आपको उसके लिए जो भी भारत सरकार का सिस्टम है, तंत्र है, उसके पास जाना पड़ेगा। परंतु यहाँ पर भी झोला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में एक फैसला दिया। पहले तो इसको बहुत छोटा माना जाता था, अन्य प्राधिकारी को लगता था चलो ठीक है कोई भी है, लेकिन जैसे जैसे देश विकास किया, चीजें बाहर आने लगी, तो समस्या ज्यादा बड़ी हो गई। 1982 में एक मामला आ गया। मामले का नाम था अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब। अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब। अब हम आपको ये कहानी नहीं सुनाएंगे, कहानियों से हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मामला इसको याद रखिएगा, क्या आया इसमें? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 पॉइंट रखे कि यदि कोई सरकारी काम करने के लिए कोई प्राइवेट सिस्टम आता है तो उनमें 5 चीजें होनी चाहिए। यदि वो 5 चीजें के अंदर में आ जाता है तो राज्य की परिभाषा में आ जाएगा। मान के चलिए कि मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं और मैंने लेदर फैक्ट्री बैठाई, या मैंने माइनिंग का कोई कंपनी बैठाया, या मैं कोई वैसा कार्य कर रहा हूं जो प्योर प्राइवेट है, मतलब हम कर रहे हैं, परंतु वहां पे 5 टर्म सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया। और यहीं से आपको परीक्षाओं में प्रश्न उठते हैं। एकदम कंफ्यूजन दूर रखिएगा। पहला है संपूर्ण वित्तीय सहायता, यानी कि मैंने कोई कंपनी ऐसी बैठाई जिसमें सारा का सारा पैसा भारत सरकार का लगा है, तो वो राज्य की परिभाषा में आ जाएगी। ऐसा इसलिए रखा गया कि सरकार यदि चाहे तो सब पैसा किसी व्यक्ति को दे दे, बोले कि कम करो, तो ऐसा नहीं करवा सकते हैं। सरकारी पैसे से ही, पब्लिक के पैसे से ही पब्लिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रुकवा दिया। अब आपसे सवाल पूछेगा कि कोई XYZ कंपनी है जो लिस्टेड है या इस तरह से खड़ा किया गया है कि जिसमें सारा पैसा सरकार का है, तो क्या वो राज्य की परिभाषा में आएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। दूसरा, गहरा सरकारी नियंत्रण, यानी कि उसके टॉप लेवल पर जो अधिकारी हैं वो सरकार के अधिकारी हैं, तो फिर वो राज्य की परिभाषा में आ जाएगा। मान के चलिए CEO वगैरह सब हैं, सरकार उनकी नियुक्ति कर रही है प्रक्रिया के तहत, या जैसे भी करे, तो वो फिर सरकार राज्य की परिभाषा में आ जाएगा। तीसरा है सरकारी कार्य। यदि कोई कंपनी सरकार के कार्य को पूरा कर रही है, सरकारी उद्देश्य को पूरा कर रही है, कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी सिस्टम, कोई भी तंत्र, यदि सरकारी उद्देश्य को पूरा कर रही है या सरकारी कार्य को पूरा कर रही है, तो वो राज्य की परिभाषा में आता है। चौथा है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब कि सरकार ने किसी कंपनी को किसी विशिष्ट
चीज के लिए एकाधिकार दे दिया कि तुम ही करो, तब फिर वो राज्य की परिभाषा में है। जैसे मान के चलिए कि हमारे देश में यूरेनियम निकालना है और किसी एबीसीडी कंपनी को दे दिया गया, बोला गया कि नहीं पूरे भारत के यूरेनियम उत्पादन को तुम ही करोगे, तो फिर वो राज्य की परिभाषा में है। याद रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरह का हुआ करती थी, पूरा उसको व्यापार दे दिया गया था, तो इंग्लैंड का ही पूरा उस पर क्या कहते हैं नियंत्रण था। पांचवा है विभाग का स्थानांतरण। विभाग का स्थानांतरण का मतलब हुआ कि मान के चलिए कि कोई एक छोटा मोटा कंपनी था, बड़ा कंपनी था, जो भी था, मान के चलिए ओएनजीसी, सेल है, भेल है, एलआईसी है, इस तरह की कोई कंपनी है और उसको सीधा सीधा किसी प्राइवेट कंपनी में मर्ज कर दिया गया, तब भी वो राज्य की परिभाषा में आएगा। तो 5 मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब जो 1982 में फैसला था उसमें बताया था। पहला संपूर्ण वित्तीय सहायता, दूसरा गहरा सरकारी नियंत्रण, तीसरा सरकारी कार्य, चौथा एकाधिकार और पांचवा विभाग का स्थानांतरण। तो इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया और इसको आपको ध्यान रखना, परीक्षा प्रश्न यहीं से आएंगे। देखिए संपूर्ण वित्तीय सहायता कहता है 10-20% नहीं, अब कुछ जगह के 80% ले, तब तक कीजिएगा, जाइए किताब में खोज के बताइएगा कि क्या करना होगा, ठीक है, कुछ आप भी मेहनत कीजिए। तो इस तरह से आप राज्य के परिभाषा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बनते हैं और इससे संबंधित नोट्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल डोमेगा क्लास मैथ एक्सप्रेस करके एक व्हाट्सएप चैनल है, आप उस पर आइए, जुड़िए, जहां पे आप मैथ भी बना सकते हैं और जीएस भी पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से चीजों को देखने के लिए आप वहां से जुड़े। प्रश्न सभी तरह का मैं रखता हूं ताकि आप बहुआयामी दृष्टिकोण से चीजों को देख और समझ सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।